सभा के सभापति उन्होंने राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के स्मृति में आयोजित किया गया ये 7 दिवसीय व्याख्यान माला में मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप राव जी और समस्त जो आयोजक टीम है उन सभी को मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने व्याख्यान में मुख्य रूप से जाने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 6 साल पहले यही मंच था और यही व्याख्यान वाला में एक व्याख्यान देने का मुझे अवसर मिला था, जहाँ पे मेरे सामने एक चुनौती जैसे थी कि मैं पूरे व्याख्यान को हिंदी में दूँ। तो ये जिस मंच से मैंने शुरू किया था हिंदी में बोलने के लिए, उस समय 5 से 6 साल पहले उतना सक्षम नहीं था। 5 सालों में कुछ अभिवृद्धि हुई है, जिसका फर्क भी आपके सामने होगा कि मैं इस पूरे व्याख्यान को संपूर्ण हिंदी में देने का प्रयास करूँगा। एक त्रुटि हुई है, छपने में ऑल दी ग्लिटर्स लिखा हुआ है, यद्यपि मेरी जो शीर्षक है वो ऑल दैट ग्लिटर्स, क्योंकि हिंदी में एक लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपने ये प्रायः सुना होगा, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होता। उसी विषय पे केंद्रित है मेरा ये आज का ये व्याख्यान। और स्लाइड चेंजर कहाँ पे इसके पास? लंबा है लैपटॉप आपके आउटलाइन मैंने कुछ ऐसा रखा है कि यद्यपि मैं बोलूँगा हिंदी में, लेकिन मेरे सारे स्लाइड्स इंग्लिश में ही हैं। तो हमारे भारत के संविधा में धातुओं का क्या हेरिटेज रहा, उसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी करते हुए यहाँ पर फिर उसके बाद सोना, क्योंकि मैंने कंपेयर किया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज डेफिनेटली नॉट गोल्ड। हर कोई चमकती हुई वस्तु वास्तविक रूप में सोना होना जरूरी नहीं है। तो वो और क्या विकल्प रूप में क्या हो सकता है, वो हो सकता है पीतल। और जब पीतल के संदर्भ में हमने बात करने से पहले मुझे थोड़े तांबा के ऊपर मैं कुछ बोलूँगा। और तांबे के साथ जब आप जस्ता मिलाएंगे तो वो बनेगा पीतल। और पीतल क्योंकि सोने के जैसे दिखेगा, तो पीतल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे तांबा और जस्ता उसके बारे में बोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जो ये गोल्ड है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड के ऊपर कह करके अपना व्याख्यान को समाप्त करूँगा। और जैसे मैंने बोला कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर प्रदीप राव जी को, डॉक्टर इक्ष्वाकु प्रताप जी को, और जो संचालक कर रहे हैं डॉक्टर मनीष कुमार त्रिपाठी, उनको विशेष रूप से मेरा धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से ही मुझे इस कॉलेज से संपर्क बना और मैं अभी आपके सामने हूँ। क्योंकि मैं रसायन शास्त्र का छात्र हूँ, तो ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि नोबेल लॉरेट ने केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि द कंट्री विच इज इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन केमिस्ट्री विल ऑल्सो बी फोरमोस्ट इन वेल्थ एंड इन जनरल प्रॉपर्टी। अर्थात जो देश अपने रसायन शास्त्र में बहुत ही सबल है, बहुत ही वो विख्यात प्राप्त कर चुका है, तो वस्तुतः वह देश भी आर्थिक स्थिति में सर्वोच्च स्थान पर ही होगा। ये मेरी कथनी नहीं है, नोबेल लॉरेट विलियम रामसे की कथनी है। अब इसको आप स्मरण में रखते हुए इस ग्राफ को जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। ये एंगस मैडिसन नामक एक अर्थशास्त्री थे, हैं अभी भी, यूनाइटेड किंगडम के अर्थशास्त्री हैं ये, और इनको यूनाइटेड नेशन के लेवल में प्रोजेक्ट मिला हुआ था
जिसके अंतर्गत उनको बोला गया था कि पिछले 2000 वर्षों का वैश्विक आर्थिक स्थिति को परखा जाए। उसका जो परिणाम है वो इस ग्राफ के माध्यम से आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआती जो साल है, हम उसको 0 अगर माने, अब फर्स्ट AD ईसा पूर्व पहले शताब्दी से अगर लेकर के देखें तो यह काम ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर के 2000 वर्ष तक का ये स्टडी है। उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 1500 साल तक मुख्य रूप से भारत और चीन यही दो देश थे जो विश्व के आर्थिक संपदा में अधिकाधिक योगदान दे रहे थे। यहाँ तक इतना भी बोला जाता है कि 33% का कंट्रीब्यूशन रहा था भारत का वैश्विक आर्थिक संपदा के प्रति। अब 1500 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये नीचे गिरता गया। यहाँ पे जो भगवा रंग है वो इंडिया को प्रतीक कर रहा है, और मेरी ये काल्पनिक कृति नहीं है, नेट से उठाया हो, संयोगवश है कि इंडिया को उन्होंने भगवा रंग दे दिया है। 1500 के बाद 1700 के बाद अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही तेज गति में उसकी क्षीणता हुई है, और आज हम GDP हमारा जूझ रहे हैं 6 to 7% में, जहाँ पे वो 30% से ऊपर था, प्रायः 25% से ऊपर था। आज हमारी स्थिति ऐसी है। तो अभी आपके सामने जो प्रश्न उठेगा वो ये है कि अगर 1700 साल तक हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी थी, तो उसका कारण क्या था। अब इसको आप जोड़िए विलियम रैमसे के कथनी से। उनका क्या कहना है कि आर्थिक संपदा का प्रत्यक्ष योगदान कहाँ से मिलेगा आपको, केमिस्ट्री से मिलेगा। तो अगर हमारा 1700 शताब्दी तक आर्थिक स्थिति इतनी सबल रही है, तो वस्तुतः वो रसायन शास्त्र जैसे क्षेत्रों में उसका योगदान उसका पकड़ बहुत ही सबल रहा होगा। उसी कारण वो आर्थिक स्थिति उसकी इतनी अच्छी थी। भारतीय इतिहास में अगर हम रसायन शास्त्र को देखें, भारतीय ज्ञान प्रणाली में अगर हम रसायन शास्त्र को देखें, तो वो संकुचित आज का केमिस्ट्री जैसा ही नहीं है, थोड़ा व्यापक है। धातुशास्त्र भी उसके अंतर्गत आता है, और ये मटीरियल साइंस जिसको बोलते हैं, पदार्थ शास्त्र, वो भी उसके अंतर्गत आता है। तो भारतीय रसायन शास्त्र के अंतर्गत रसायन शास्त्र ही नहीं, अपितु धातुशास्त्र एवं पदार्थ विज्ञान भी उसके अंतर्गत जुड़ जाता है। अगर हम धातुशास्त्र की बात करें, सारी सभ्यताओं का एक वैज्ञानिक जो जननी है वो धातुशास्त्र से होती है, और हमारे यहाँ वेद के कालों से धातुओं के प्रत्यक्ष चर्चाओं का हमें देखने को मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद से है, जहाँ पे 6 धातुओं का प्रत्यक्ष उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा और टिन, हिरण्य, अयन, सीसा, त्रपु, श्यामा और लोहा। तो यहाँ पे हिरण्य सोना है, अयन चांदी है, सीस यानी शीशा, त्रपु यानी टिन, श्यामा यानी ये तांबा, और लोहा यानी लोहा। सॉरी, श्यामा यानी लोहा, और यहाँ पे लोहा जो है वो तांबा है, कृष्ण यजुर्वेद के काल में। इसके पीछे मैं कारण के ऊपर तो नहीं जाऊँगा, बट इतना आप समझिए कि वैदिक काल से हमारे पास 6 धातुओं का प्रत्यक्ष वर्णन सटीक रूप से देखने को मिलता है। और अगर हम मानवीय विकास को जोड़ करके देखें, तो ये तो एक इतिहास से हमें पता चलता है कि पाषाण काल था। पाषाण काल के बाद जो था वो ताम्र युग आया, कॉपर एज। फिर उसके बाद कांस्य युग आया, ब्रॉन्ज एज। फिर उसके बाद आयरन एज, जो लोहा का बोलते हैं, लोहा का युग। वर्तमान काल लोहा का युग का अगर आप क्या बोलते हैं उसको, कालगणना, जो कालगणना अगर आप देखेंगे तो 200 साल ईसा के पूर्व 200-300 शताब्दी तक आयरन एज को माना जाता है। उसके बाद से लेकर के अभी तक का
हम क्या बोल सकते हैं, या तो ये प्लास्टिक एज है, तो गार्बेज है, या फिर ये सिलिकन एज है, वो हमारे देखने की प्रक्रिया के ऊपर है। तो यहाँ पे जो हमें पहले सबसे वेद काल में तो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वेद एक श्रुति परंपरा रही हमारे अंतर्गत, वो लिखित उसका प्रमाण हम खोजने को जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लिखित प्रमाण के आधार पे अगर हम धातुओं का वर्णन सर्वप्रथम ग्रंथ में किसी में देखते हैं तो वो इस ग्रंथ में पाया जाता है, जहाँ पे जो पहला वाक्य है वो सोना के विभिन्न रूपों को दर्शा रहा है। जाम्बूनदम, शातकुंभम, हाटकम, वैणवम, श्रृंगशुक्तिजम, जातरूपम, रसविद्धम, आकरोद्गतम च सुवर्णम। यहाँ पे सुवर्ण नाम आप उनसे परिचित होंगे, लेकिन ये जो सारे 10 शब्द हैं सारे सोने के पर्यायवाची अथवा सोने के विभिन्न रूप, उनका वो वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। और जो अगला पंक्ति है, किंचल वर्णम मृदुस्निग्धम अनादि राजिष्णु च श्रेष्ठम, ये विभिन्न इस 10 सोने में कौन सा श्रेष्ठ है, उसका प्रॉपर्टी, उसके गुण क्या है, गुण विशेष क्या है, उनके बारे में वर्णन है। अभी मेरा आपसे ये प्रश्न है, आप इतना अनुमान लगाइए कि मैं किस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। ग्रंथकार को भी अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं, लेकिन ये मेरा दावा है कि अगर मैं ग्रंथ बता दूँ तो आपको ग्रंथकार स्वयं मालूम होगा पक्का। लेकिन आप इतना अनुमान लगाइए कि ये मैं किस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। स्वागत है, आप अनुमान लगाइए। यहाँ पे कोई किसी का आकलन नहीं कर रहा है। सॉरी, तो जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हैं? ऋग्वेद। धन्यवाद, बैठिए। ये मैं यही में चाह रहा था कि कोई उठ करके बोले कि वेद से है, लेकिन हमारे यहाँ एक मानसिकता बन गई है, कुछ भी संस्कृत में लिखा हो तो वेद का ही होगा। बिल्कुल ये ऋग्वेद का नहीं है। अगर ऋग्वेद का नहीं, कोई दूसरा उठ करके ये ना बोल देंगे अथर्ववेद का है या सामवेद का है या फिर यजुर्वेद का है, कि वेद का है ही नहीं। अब वेद का नहीं तो कोई उठ करके ये ना बोले कि उपनिषद का है, नहीं उपनिषद का भी नहीं है, इतिहास पुराण का भी नहीं है। तो चलिए ये सब तो कट गया पता इसका। अब अनुमान लगाइए किस ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं। आपके यहाँ 3 गीत हुआ था, प्रार्थना गीत, गीत और स्वागत गीत। हम अपनी धरोहर से जुड़े रहने की हम हर समय में उद्बोध किया जाता है, ये हमारा धरोहर। और आज हमारी परिस्थिति ऐसी कि हम अपनी धरोहर को पहचानने में भी समर्थ नहीं। कोई बात नहीं, एक और अपने विकल्प दीजिए, ये कहाँ से किस ग्रंथ की बात मैं कर रहा हूँ। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप सभी लोग इस ग्रंथ से परिचित हैं। ये आप आरंभिक नहीं है, आप इस ग्रंथ से, आप सभी लोग इस ग्रंथ से परिचित हैं। अनुमान लगाइए, कोई स्वागत है, कोई अनुमान लगाइए। बच्चे टीचर्स के डर से अनुमान नहीं लगा रहे हैं और टीचर बच्चों की शर्म से अनुमान नहीं लगा रहे हैं कि कहीं गलती हो तो फिर बच्चे हमारा मजाक में उड़ा देंगे। कोई भी अनुमान लगाए प्लीज, बोलिए। भगवद गीता, वेरी गुड, दैट वाज समव्हाट इज एक्सपेक्टेड। वेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद ये सब नहीं हुआ तो अगला कैंडिडेट आता है भगवद गीता का। ये वो वहाँ से भी नहीं है, ये है अर्थशास्त्र से। आप में से सभी लोग अर्थशास्त्र चाणक्य का तो नाम सुने ही होंगे। ये चाणक्य द्वारा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का 2य अध्याय है। अब अर्थशास्त्र को सभी लोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस से जोड़ते हैं, लेकिन वो जब कौटिल्य जब ये ग्रंथ को रच रहा था, वो उसकी परिकल्पना क्या थी कि इस साम्राज्य अगर संपन्न होना है तो उस संपन्नता को किन किन आयामों से हम देख सकते हैं। उसमें से धातु, खनिज, रसायन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आयाम थे कौटिल्य के परिकल्पना में। तभी प्रारंभिक अध्याय के तुरंत बाद 2य अधिकरण में
ये पूरा बहुत लंबा अधिकरण है ये, वहाँ पे ये रसायन, धातु, खनिज इत्यादियों का वर्णन करता है। और उस अध्याय में ये, क्योंकि सोना तो सबसे मूल्यवान धातु है, वो अगर कहीं पे भी मिला तो उसका रेगुलेशन कैसे होना चाहिए, उसको बताने के लिए इस अधिकरण में वो बहुत डीपली डिस्कस करता है कि सोने कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी शुद्धिकरण कैसे होगी। और यहाँ तक मेरी मजे की बात इसमें यह है कि अधिकरण के अंत में वो मैं उस श्लोक को भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ यहीं पे बोल देता हूँ कि वो 16 प्रकार के सोने को बनाने का प्रक्रिया बताता है। आज हम में से जितने भी हैं जो सोने का आभूषण पहने हैं, प्रायः हम कितने कैरेट का होता है, ये 22 कैरेट का होता है। और इसी का सोने की दुकान में जाएंगे खरीदेंगे तो वो क्या एक संख्या बोल करके बेचता है 916, 916 अथवा 91.6। इसका क्या अर्थ है कि जो हम खरीद रहे हैं, एक मान लीजिए हम 100 ग्राम की सोना, या फिर इसकी शुद्धता की अगर जो बात आती है तो इसमें 91.6% सोना है, बाकी जो 8.4 है वो अन्य धातु है, जिसके कारण इसमें वो दृढ़ता आती है सोने के आभूषण। 24 कैरेट का जो सोना है वो 96% प्योर है, लेकिन वो उससे अगर कोई भी आभूषण बनेगा तो उसमें वो दृढ़ता नहीं रहेगी जितने 22 कैरेट का रहेगी। तो इसी प्रकार से अगर हम 20 कैरेट का देखें तो सोने की जो मात्रा है वो कम होते जाएगी। यहाँ तक कि अगर हम 10 कैरेट का सोना लें तो उसमें 50% ही सोना रहता है, लेकिन फिर भी उसको हम 10 कैरेट का सोना बोलेंगे। तो यहाँ पे वो 16 विभिन्न प्रकार का गोल्ड बनाने का प्रक्रिया बताता है। और मजे की बात इसमें ये है कि वो ये भी कहता है कि अगर कोई सोनकार जो है वो 10 कैरेट का सोना बना रहा है, लेकिन बेच रहा है उसको 20 कैरेट के दाम में, अगर वो पकड़ा जाए उसको क्या दंड सुनाना चाहिए। इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि अर्थशास्त्र के समय पे भी इस तरह की चोरी करने वाले लोग थे, और उसको पकड़ा जाए, मतलब वो लोग भी एक तरह से इनोसेंट रहे होंगे, तो ये वो कहते हैं कि उसको कैसे पकड़ा जाए और पकड़ने में कैसे दंड सुनाया जाए। गोल्ड के बाद आते हैं जैसे पीतल, ब्रास। पीतल जैसे मैंने कहा था, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है ये पीतल। और पीतल के हमें ऐतिहासिक रूप में बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे अथर्ववेद का मैंने प्रमाण दिखाया है ये। और हमारे ग्रंथों में एक बहुत अच्छी विचित्र बात या वैशिष्ट्य हमारे जो तकनीकी ग्रंथों का है कि जो जैसे अभी पीतल ही है, उसको हर जगह में पीतल से संबोधित नहीं करते हुए उसके विभिन्न पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पीतल के पर्यायवाची में रीतिका, आरटूका, आर, स्वर्णकृत। यहाँ पे आखिरी जो शब्द है पर्यायवाची शब्द है, उस पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। स्वर्णकृत उसको इसलिए बोधित किया गया है क्योंकि जब पीतल बनता है तो वो सोने की तरह चमकता है। पीतल की जो चमक है वो भी सोने की तरह होती है। पीतल बनाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताऊं तो दो विभिन्न प्रकार के पीतल को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को बोलते हैं इंटेंशनल ब्रास, यानी संकल्पित किया हुआ पीतल, एक संकल्प से बनाया हुआ पीतल। और दूसरा है एक्सीडेंटल ब्रास, यानी संयोगवश बन गया ब्रास। इंटेंशनल ब्रास में जो जिंक की मात्रा है वो 15% से ऊपर है। फिर से दोहराता हूँ, संकल्पित पीतल है, पीतल को बनाने की संकल्पना से जो पीतल बनाया गया है उसमें जस्ते की संख्या मात्रा जो है वो 15% से ऊपर होती है। और वही जो एक्सीडेंटल ब्रास है, संयोगवश जो बन गया ब्रास, उसमें 15% से कम होती है जस्ते की मात्रा। तो इस आधार पे पीतल का विभाजन होता है। और दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा कि सर्वप्रथम जो संकल्पित ब्रास है वो किसने और कहाँ पे बनाया गया था। और ये सौभाग्यवश किसी गोरे ने इस प्रश्न को उठाया, और गोरी महिला ने इस प्रश्न को उठाया, और भी इसमें इसको स्वीकार करने के जो तत्व है वो बढ़ जाता है। वैंडा मॉर्टन का ये प्रश्न है कि हु फर्स्ट मेड ब्रास इंटेंशनली एंड वेयर। इसका ये बहुत पुराना शोध पत्र नहीं है, 2019 का ही शोध पत्र है।
और इसमें उन्होंने बहुत ही सटीक रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाया कि जो संकल्पित पीतल है, जिसमें 15% से ज़्यादा हमारा जस्ते का संख्या है, वो सर्वप्रथम भारत में बनाया गया था और ये आज से लगभग 3000 साल पहले ही बन चुका था। लेकिन ये कहने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आप में से कितने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के कुछ हैं? तो ये फेस डायग्राम बोला जाता है। फेस डायग्राम ये आधुनिक वर्तमान भाषा है, ये वैज्ञानिक भाषा है। मिश्र धातुओं को बनाने की एक फॉर्मूला टाइप का है। ये मेरा दावा कतई ये नहीं है कि हमारे पूर्वज इस भाषा से परिचित थे। ये आधुनिक निर्माण है। इतिहास में उन्होंने कैसे बनाया ये हमें उसका ज्ञान नहीं है, इतना मालूम है कि उन्होंने बनाया। तो ये मैं कतई ये सूचना अब तक देने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा दावा भी नहीं है कि हमारे पूर्वज फेस डायग्राम के निर्माता थे अथवा इसके उसको उपयोग करते थे। तो संकल्पित पीतल बनाने के लिए क्या आवश्यकता है? हमारे शुद्ध जस्ते की आवश्यकता है। अब जस्ते के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। अन्य धातुओं के कंपैरिजन में जस्ता थोड़ा विशेष धातु है, क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और वेपराइजिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है अन्य धातुओं के कंपैरिजन में। तो जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस है। और क्या हो जाता है कि जैसे ही ये ठोस से तरल पदार्थ में परिवर्तित होता है 420 में, 430 के आसपास में ही इसके भाप में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर इसको हम इसके तापमान को बहुत ही सटीक रूप से नियंत्रित न करें तो तरल में परिवर्तित होने के तुरंत ही वो भाप में परिवर्तित हो जाएगा, और जैसे ही वो भाप में परिवर्तित हुआ आप उसको संगठित करके धातु के रूप में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है जिंक से। इसी प्रॉब्लम के कारण दुनिया के कई दूसरे सभ्यताओं में जिंक का उद्गम नहीं हुआ, और ये उसका जो खोज है उद्गम है भारत में हुआ। और जैसे पीतल के अनेक पर्यायवाची थे, जस्ते का भी अनेक पर्यायवाची शब्द है। यशद, तुत्थ, खरपर, यशद से ही जशद बनता है। जहाँ जहाँ यह है, आपने पूर्वांचल में भी देखा होगा, बंगाल में, बिहार में, असम में, गुजरात में भी या का ज में परिवर्तित हो जाना। यमुना को जमुना बोलेंगे, यशोदा को जशोदा बोलेंगे। तो इसी तरह से यशद को जशद, और जशोदा का अपभ्रंश लोक व्यवहार में जस्ता जो आज प्रचलित है। और तुत्थ, आज हिंदी के वाङ्मय में भी तुत्थ शब्द प्रयोग होता है, लेकिन आज तुत्थ का अर्थ क्या है? आप में से कोई बता सकता है तुत्थ, हिंदी शब्द तुत्थ का अर्थ क्या है? यहाँ पे अधिकांश किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं? ह्यूमैनिटीज। कॉपर सल्फेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तुत्थ उसको बोलते हैं। लेकिन तुत्थ का अर्थ जिंक भी है। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? क्योंकि जो पर्शियन, यहाँ से जो हमारी वेस्ट की ओर जो ये ज्ञान बढ़ा, तो आज भी जो है पर्शियन भाषा में, अरबी भाषा में और तुर्किश भाषा में देखेंगे तो इसको तूतिया के नाम से इसका संबोधन होता है। तो इससे पता चलता है कि जो संस्कृत का वाङ्मय तुत्थ था वही परिवर्तित हुआ तूतिया में, और जो ये ईस्ट की तरफ बढ़ा, दक्षिण भारत के माध्यम से जो जापान, चाइना, कोरिया वगैरह में गया। आज भी जो मेरी मातृभाषा तमिल है उसमें इसको तुत्थ ही बोलते हैं। और उसके कारण क्योंकि वहाँ से चाइना में गया, चाइना में आज भी जिंक का जो संबोधन है वो तुत्तनाग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे एक हमारा धरोहर का जो वाङ्मय है वो विभिन्न काल में दूसरे जगहों में जाकर के पहुँचा, और आज भी वो प्रचलन में है। तो यहाँ पे भारत में जिंक यानी जस्ते का जो ये प्रोडक्शन कैसे हुआ उसका उल्लेख हमें इस रस समुच्चय और उससे पहले रसप्रकाश सुधाकर नाम के ग्रंथ से मिलते हैं, जो कि आज से लगभग 1500 साल पुराने हैं। ये उसके बनाने की विधि है। क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री मेटलर्जी से नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। और ये जो इस तरह का जो डाउनवर्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, वो पहले सर्वप्रथम इंडिया में उसका आविष्कार हुआ, जिसके माध्यम से जैसे मैंने कहा था कि जस्ता जैसे ही तरल में परिवर्तित होता है तो त्वरित वो भाप में भी परिवर्तित हो जाता है। भाप में परिवर्तित हुआ तो
एटमॉस्फेयर में वो चला जाएगा। उसको बचाने के लिए इस तरह की जो एक प्रक्रिया है, जैसे आप देख रहे हो ऊपर में एक घड़ा है, सबसे पहले नीचे में एक खाली घड़ा को रख देंगे, ऊपर में एक घड़े को उल्टा करके उसके छोटा सा छेद कर देंगे और ऊपर वाले घड़े में जितने भी ये खरपर है, खरपर यानी कि जिंक जस्ते का जो खनिज है, उसको भर करके और जो औषधि इसके लिए आवश्यक है उसको भर करके ऊपर से आग देंगे। ये ऊपर से आग देने के कारण अंदर में जो रासायनिक प्रक्रिया है वो होगी और उस रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से खरपर जो है वो जस्ते में परिवर्तित होगा और जैसे ही वो तरल में परिवर्तित हुआ वो नीचे सरक जाएगा और नीचे क्योंकि तापमान बहुत ही कम है तो वो पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जब अग्निशमन हो जाएगी 2-3 दिनों के बाद आप नीचे वाले घड़े से आप शुद्ध 100% प्योर जिंक को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस का उद्घाटन सर्वप्रथम भारत में ही हुआ। अब इसका जो श्रेय है हमें कौन दे रहा है? चीन के जो बुद्धिजीवी हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस शताब्दी में लिखी हुई ग्रंथ जो है वो चाइना जो है इंडिया को टियानजू बुलाता है, टियानजू को बताता है कि हमने टियानजू से इस जस्ते को बनाने की प्रक्रिया सीखी है और इस तरह से वो चीन जो है वो हमें श्रेय देता है। लेकिन हमारे जो तथाकथित बुद्धिजीवी जिन्होंने हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तिकाओं को लिखे हैं वो इस बात को नहीं बताया है। खैर, मेरा जो ये तो एक तरह से प्रमाणित हो चुका था कि भारत ही सर्वप्रथम देश था जहाँ पे जस्ते का उद्गम हुआ और ये झाबर वाला माइंस जहाँ पे ये माइंस है वहाँ से प्रचलित। अब मैं आता हूँ मैंने शीर्षक दिया था सोना, फिर पीतल, पीतल के लिए तांबा और जस्ता। ये भूमिका के बाद एक हमारे यहाँ पे प्रचलन एक मत रहा है कि हमारे यहाँ पे पहले ज़माने में लोग जो हैं वो तांबे को भी सोने में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। अभी भी आप लोग इस बात को पुनः कहीं ना कहीं आपको ये सुनाई तो पड़ेगा। एक ज़माना था जब हमारे यहाँ जो धातु है उसको सोने में परिवर्तित किया जाता था। ये मैं इसमें अभी एक तरह से अपना फाइनल वर्डिक्ट तो नहीं कहूँगा, मेरा अभी इस शोध में मैं कर रहा हूँ, एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है ये। अभी तक का मेरा जितना इसमें पकड़ है ये तो असंभव है। किसी भी धातु को आप सोने में परिवर्तित कब कर सकते हैं? जब आप नाभिकीय परिवर्तन ला सकते हैं। नाभिकीय परिवर्तन यानी न्यूक्लियर रिएक्शन। और नाभिकीय परिवर्तन लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो ऊर्जा हमें रासायनिक प्रक्रियाओं में कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी जो है ये जो इसको पाश्चात्य वैज्ञानिक भाषा में ट्रांसम्यूटेशन इस नाम से जाना जाता है और ये पाश्चात्य विज्ञान के इतिहासकारों ने इसको भली भांति पढ़ करके समझ करके इसका कर दिया है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे इसका बहुत ही एक तरह से प्रचलन है। जैसे ही हम भारतीय धरोहर में ज्ञान की बात करें या तो वैमानिक शास्त्र की बात होती है अथवा हमारे यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ थी जिसके हम लोहे को भी सोने में परिवर्तित कर सकते थे। अब हमें उस तथाकथित राम राज्य में जाना है जहाँ पे इस ज्ञान का हमें पुनः लाभ उठाना है। प्रायः हम ये इसी बात को सुनते आए हैं अभी क्योंकि NEP के बाद इंडियन नॉलेज सिस्टम का बढ़ावा दिया जा रहा है तो कुछ भावुक होकर के कुछ लोग फिर से इसे बोलेंगे कि हमें वापस विमान शास्त्र के विज्ञान को ढूंढना है अथवा तांबे या लोहे को सोने में परिवर्तित करने वाले जो विज्ञान थे उसको पुनः लाना है। इस एक तरह से प्राप्त में आप मत फंसिए। उसी के बारे में बोलने के लिए मैंने एक शोध पत्र को भी यहाँ से लिखा था बोलने के लिए आपके पास आया हूँ। क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में हमें रिएक्शंस की एनर्जीज ऊर्जा है कितनी मिलती है हमें? रासायनिक प्रक्रिया को छोड़िए, जो बैटरी हम यूज़ करते हैं जिसके माध्यम से हमारे बहुत सारे जो उपयंत्र चल रहे हैं वो 1.5 वोल्ट्स के वो एक 1.5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है वो गलत है, 1.5 वोल्ट्स होता है। जो रासायनिक प्रक्रिया है उसमें हमें मुश्किल से जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हमको एनर्जी देखने को मिलते हैं। बट जो नाभिकीय परिवर्तन है उसमें हमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की आवश्यकता है। और कहाँ
कुछ चंद इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और कहाँ करोड़ों 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी। तो किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया से हम नाभिकीय परिवर्तन को नहीं ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। अब आने वाले समय में पता चलेगा ये कितना इसमें दृढ़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो संस्कृत पढ़े हैं अथवा पढ़ रहे हैं? संस्कृत के टीचर्स को हैं यहाँ पे? संस्कृत आप लोग पढ़े हैं स्कूल में? ठीक। ये जो आपके सामने श्लोक दिख रहा है, इसमें किसी एक शब्द को जिससे आप परिचित हैं वो उसका चयन कीजिए, उसका अर्थ बताइए हमें। कोई भी एक शब्द उठाइए इससे। किमत्र चित्रम रसकम रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितम क्रमेण कृत्वा उरगेन रञ्जितम करोति शुल्बम त्रिपुटेन कांचनम। कोई भी एक शब्द उठाइए, उसका अर्थ बताइए। कम से कम एक शब्द तो है जो जिसका अर्थ बता सकते हैं। बताओ, ओके बताओ। चित्र, वेरी गुड, ठीक है। चित्र का मतलब मेरे सामने जो दृश्य है, ओके, चित्र। उसके अलावा और कोई शब्द जिससे आप परिचित हैं? बोलिए। रंजनम, इसका सोने को रंजनम, ठीक है, धन्यवाद। बैठ जाइए। रंजनम का अर्थ है रंग चढ़ाना, ठीक है। तो रंजनम प्रयोग होता है। इसके अलावा और कोई शब्द है जिससे आप परिचित हो? बोलिए। सुनाई पड़ता है, बोलिए, वैसे बोलिए। कुसुमेन मतलब, वेरी गुड। कुसुम का अर्थ है फूल, कुसुम से, कुसुमेन यानी षष्ठी तत्पुरुष जो आपका कर्तादि कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान होते हैं अपादान से संबंध रखता है कि तो पुष्प से वो आप कुसुमेन, वेरी गुड। मैं तो एक का पूछ रहा था, अभी 3 के अर्थ आ गए। चित्र, रंजन, कुसुम और क्या बचा? टोटली इसमें 16 शब्द ही हैं। 4 तो आ गए, 3 आ गए और एक शब्द का जिसका मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है। एक शब्द है जो आप सब लोग परिचित हैं उससे, कौन सा? वो नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है जो आप कह रहे हैं। रजस्वलाया, उसको थोड़ा को उसको मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता हूँ, उसके दूसरे कारण हैं। हाँ, कौन सा शब्द है? किमत्र, किमत्र, किम यानी कि क्या, अत्र यहाँ पे, वो ऐसा कैसा दृश्य है, ठीक है, वेरी गुड। और एक जो शब्द मैं चाहता हूँ अभी तक नहीं आया और आप सब उससे परिचित हैं। आखिरी शब्द क्या है? कांचनम। कांचनम क्या है? गोल्ड है, ठीक है। कांचनम यानी गोल्ड, यानी कि कोई भी अगर जो टूटा फूटा संस्कृत भी जानेगा तो कांचनम को पहचान जाएगा और कुछ समझेगा कि ये यहाँ पे गोल्ड बनाने की विधि बताई जा रही है। करोति शुल्बम त्रिपुटेन कांचनम, करोति कर रहा है, यानी कि किसको कर रहा है? शुल्ब को कर रहा है। शुल्ब अर्थात तांबा, तांबे का दूसरा पर्यायवाची है शुल्ब। शुल्ब से ही बनता है जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं सल्फर। शुल्बस्य अरिहि इति शुल्वारी, गंधक का एक पर्यायवाची है शुल्वारी, और शुल्वारी से बना है सल्फर। तो शुल्ब यहाँ पे तांबा हुआ। करोति शुल्बम त्रिपुटेन कांचनम, यानी कि तांबे को सोने में बनाने की प्रक्रिया के बारे में बोला जा रहा है। टूटे फूटे संस्कृत से ये तो पता लग जाता है, लेकिन वास्तव में ये पीतल बनाने की प्रक्रिया बताई जा रही है। किमत्र चित्रम रसकम रसेन, रसक यानी कि खरपर का दूसरा नाम है रसक। तो खरपर को अभी आखिरी में जो पंक्ति है, करोति शुल्बम, शुल्बम, अभी मैंने बताया था तांबे को आप जस्ते से मिलाओगे तो आपको पीतल मिलेगा। और कांचना का शब्द क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जब पीतल बनता है तो सोने की तरह चमकता है। तो आप जब तांबे को जस्ते से मिलाएंगे, यहाँ पे जो रजस्वलाया कुसुमेन भावितम, इस पद का अर्थ अभी तक मैं सटीक रूप से समझ नहीं पाया। जितने संस्कृत विद्वानों से मैंने बैठ के बात किया, उसका एक ही अर्थ अभी तक जो मुझे सही लगा वो ऐसा लगा कि ऐसा पुष्प जो अभी तक पॉलिनेट नहीं हुआ हो, उस पुष्प के एक्सट्रैक्ट
पॉलिनेशन तो सब लोग समझते हैं। पॉलिनेशन होने से पहले उस पुष्प को अगर आप प्रयोग करेंगे इस प्रक्रिया में, ऐसा एक विद्वान का मत था, अभी तक मैं इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। और तीसरा पंक्ति क्रमेण कृत्वा उरगेन रंजितम। उरग शब्द भी जो है संस्कृत का शब्द है, प्राचीन हिंदी में इसका प्रयोग होता था। उरग अर्थात सांप, और उसका एक और अर्थ है लेड, जो धातु लेड है। तो थोड़ी मात्रा में अगर हम तांबे में जस्ता और लेड को मिलाएंगे तो वो हमें एक तरह से पीतल देगा, जिसको बेल मेटल बोलते हैं, और वो सोने की तरह चमकेगा, इसलिए उसको कांचन का पर्याय दिया गया। अगर हम इतना इसकी व्याख्या ना करें और इसका लिटरल मीनिंग कोई एक चैट जीपीटी से या किसी शब्दकोश से लेकर के बैठे, तो ये इसका ऐसे ही बनेगा कि ये प्रक्रिया है तांबे को सोने में परिवर्तित करने का। और इसके पीछे कोई एक तरह से जादू टोने वाला किताब भी कोई निकाल देगा, मेरे पास रहस्य है कैसे हमें तांबे को सोने में परिवर्तित करो, और उसको खरीदने के लिए 1000 रुपये टोली की तैयार हो जाएगी। और उसके होने के तुरंत बाद तो तथाकथित बुद्धिजीवी हम उसको नीचे दिखा करके बोलेंगे कि हमारे यहाँ देखो किस तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं और क्या क्या बातें करते हैं, और उसको स्वीकार करने के लिए भी हमारे यहाँ की जो जनता है वो कितनी मतलब बुद्धिहीन है। इन सब से बचने के लिए हमें पहले भाषा को सटीक रूप से समझना है। तो इसीलिए कहा कि जो भी हम संस्कृत में देखते हैं उसको हम कर्मकांड वेद से न जोड़ करके उसको एक तकनीकी दृष्टिकोण से भी देखने का एक मानसिकता को उत्पन्न करें। पहले वो कम से कम मानसिकता हो, उसके बाद हम उसके सतह और गहराई भी जा सकते हैं। राइट, मेरा समय होता जा रहा है, बट जैसे ये रसद समुच्चय का इसको भी आप श्लोक को अगर आप मैं ट्रांसलेट करने बैठूँ तो लिटरल ट्रांसलेशन यही होगा कि मैं तांबे को सोने में परिवर्तित कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी पीतल को बनाने का विधि बताया जा रहा है। जैसे आखिरी शब्द का पढ़ेंगे, शुद्ध ताम्रम रसवतारम शुद्ध स्वर्ण समप्रभम। शुद्ध स्वर्ण समप्रभम, सोने जैसा उसका प्रभा है। प्रभा यानी उसकी आभा। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पे तकनीकी ग्रंथों में एक अलंकृत भाषा का प्रयोग, भाषा इतनी मतलब सक्षम थी, इतनी विहंगम थी कि उसके अलंकार करने के लिए, अलंकार कब करते हैं, कोई गरीब के घर में जाकर के थोड़ी हम अलंकार की अपेक्षा कर सकते हैं। जब हम बहुत ही समृद्ध हो तभी हम अलंकार की परिकल्पना भी कर पाएंगे। हमारी यह भाषा इतनी मतलब समृद्ध थी कि वो उस अलंकार करने के लिए इतने सारे प्रयोग हुआ करते हैं। अब हम उस भाषा से अनभिज्ञ हो चुके हैं, और जो तथाकथित पाश्चात्य बुद्धिजीवी इन सब चीज़ों के रूपांतर किए थे, तो वो इन सब पृष्ठभूमि को नहीं रख करके उन्होंने रूपांतर किया, जिसका हम अभी डामाडोल हो चुका है एक तरह से। अभी हम भी एक तरह से इन सब नैरेटिव्स में पढ़ करके फंसेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पे तो तांबे को सोने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया थी, और वही भारतीय ज्ञान है। इसलिए मैंने अपने शीर्षक का, व्याख्यान का शीर्षक रखा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज डेफिनेटली नॉट गोल्ड इन इंडियन रसायन शास्त्र। क्योंकि वो चमकने वाला क्या हो सकता है, वो पीतल भी हो सकता है। अगर आप इस रसरत्नाकर का अगर आप इस श्लोक को देखोगे, यहाँ पे तो साफ लिखा है एतत् ताम्रम त्रिभागम। ताम्रम यानी कि कॉपर, त्रिभागम मतलब 3 भाग उसका। स्यात् भागः पंचैव हाटकम। हाटकम अर्थात सोना। अब सोने का 5 भाग लो, तांबे का 3 भाग लो, रौप्यम, इससे कोई अर्थ बता सकता है क्या है रौप्यम का मतलब? रौप्यम शब्द से रुपया बना, एक्चुअली जो रुपया का जो प्रयोग करते हैं, रूप इति रौप्यम, रौप्य से रुपया। तो रूप का क्या अर्थ है? रूप का अर्थ है चांदी एक्चुअली, क्योंकि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के का काल गया, उसके बाद चांदी का सिक्का बना, उसके बाद तांबे का सिक्का बना। तो हमारे आर्थिक संपदा की जो क्षीण गति है उसकी भी एक तरह से प्रतीकात्मक रूप नहीं है। सोने के सिक्के से लेकर के चांदी का सिक्का, फिर तांबे का सिक्का। अभी जो सिक्का बन रहा है तो एल्यूमिनियम का सिक्का है, तो जिसमें 10 रुपये बनता पता भी नहीं कि वो 10 रुपये का मूल्य है कि नहीं उसमें। 3 भाग तांबे का, 5 भाग सोने का, और द्वयम 2 भाग चांदी का। इसको आप लेकर के कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 कैरेट सोने का यहाँ पे बात किया जा रहा है। 10 कैरेट का सोना मतलब फिर उसको सोने का ही हम दर्जा दे रहे हैं। तो ये फिर से अर्थशास्त्र का है। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एल्केमी, जो पाश्चात्य विज्ञान में
जो धातुओं को सोने में परिवर्तित करने की एक उनकी जो 300-400 साल का जो उनका एक शोध रहा, तथाकथित शोध रहा, वो उनके लिए वो ठीक था। लेकिन उस तरह का शोध हमारे ज्ञान के धरोहर में देखने को नहीं मिलता है। ये आज हम इसको बहुत लोग, कल भी मेरी डिस्कशन हो रही थी मीटिंग में, इंडियन एल्केमी बोल रहे हैं। एल्केमी का अरबी शब्द है अल्कीमी, और ये सब अरबी, क्योंकि अरबी जो बुद्धिजीवी थे वो ज्ञान भारत से उनको मिला था। उन्होंने बहुत सारे भारतीय ज्ञान को अपने अरबी भाषा में रूपांतर किया, और जो यूरोपीय बुद्धिजीवी हैं उनको वो ज्ञान अरबी के माध्यम से मिला। तो बहुत सारे नाम जो है वो अपने अरबी नाम से आज हम उसको जानते हैं। एक और नाम अलजिब्रा, अलजिब्र से, एल्गोरिदम, अल-ख्वारिज़मी से वो नाम आया। बट ये सब जो है, अल-ख्वारिज़मी स्वयं अपनी किताब में कहते हैं कि उसको एक गणित का ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ। खैर वो विषय अलग है। अल्कीमी, जिससे अल्केमी बना, वो भारत के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में वो सही नहीं बैठता है। इसको हमें बहुत ही सहनशीलता से इसको हमें ट्रीट करना होगा। जैसे मैंने लिखा है कि पाश्चात्य बुद्धिजीवी जो है उन्होंने इसको मिस इंटरप्रिटेशन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलंकृत भाषाओं का प्रयोग होता था, जिसको हम मेटाफोरिकल संस्कृत का, जिसके कारण उन्होंने उसको गलत रूपांतर किया, और उसको हमने गलत अर्थ से इसको जानने का गलती कर बैठे हैं हम लोग। अर्थशास्त्र में हमें विभिन्न प्रकारों का सोने को देखने को मिलता है। अगर हम मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के से तुलना करें तो इंडिया में बहुत ही व्यवस्थात्मक रूप से धातुशास्त्र बढ़ चुका था। मिस्र और मेसोपोटामिया में केवल सोने तक वो सीमित था, जिस कार्यकाल में भारत विभिन्न धातुओं और मिश्र धातुओं को बनाने में वो पारंगत प्राप्त कर चुका है। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज टेक्स्ट्स रिक्वायर्ड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। जो आपका स्वागत गीत और जो प्रार्थना गीत में भी था, आप उसके वाक्यों में ध्यान से देखेंगे, निर्माण काल तो है, चरित्र निर्माण भी होना है। चरित्र निर्माण यहाँ पे किस तरह का चरित्र का हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ चरित्र। आप जो यूरोप के, अमेरिका के, उनके अंदर भी चरित्र है, उनको हम चरित्रहीन व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें वैसा चरित्र चाहिए जो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ। आज बिल्कुल उसका अभाव है। तभी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के माध्यम से, इस तरह के व्याख्यानों से हम पुनः, क्योंकि जो बच्चे हैं वही कल को जाकर के नेता हो या फिर सचिव हो, वो पब्लिक लाइफ में आने वाले हैं। और बिना चरित्र के, भारतीय संस्कृति निष्ठ चरित्र अगर हमारे पास नहीं है, उसका अभाव है, तो फिर हम अधोगति हमारा जाना बिल्कुल ही निश्चित है। तो पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है ना। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो, तो आप स्वागत है उसका। आप प्रश्न को भी पूछ सकते हैं, अगर मुझे उत्तर मालूम हो मैं दूंगा, वरना आपको कुछ टिप्पणी भी करना हो, क्या जो मैंने एक मत रखा उस मत से आप सहमत नहीं है, या फिर आपका कुछ अलग मत है, तो भी आप उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। स्वागत है, क्योंकि मैंने जिस तरह से टाइम रखा था, वो कम से कम 5 मिनट तो है मेरे पास, 2 मिनट। अगर प्रश्न नहीं है तो मैं पूरा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबसे अनुमति लेता हूँ। नमस्ते।